जय हिंद दोस्तों। आप सभी का ईडू प्रशांत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास हम लोगों ने भारत का भूगोल सामान्य परिचय में हम लोगों ने भारत एवं कर्क रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इसके आगे मानक समय, इसके आगे कल हम लोग कुछ आयामों पर बात कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में देखा था, अक्षांशीय देशांतर विस्तार के बारे में जानकारी ली थी, भारत एवं कर्क रेखा के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी क्रम में आज हम लोग मानक समय के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत मानक समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर देखा जाए भारत मानक समय किस देशांतर रेखा को कहते हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग भारतीय मानक समय रेखा मानते हैं। इस रेखा का एक अन्य नाम प्रामाणिक मानधन रेखा भी है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तथा मिर्ज़ापुर आदि राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, और अगर हम लोग आगे देखें, यह रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, इनको एक बार अगर हम लोग मैप पर देखने की कोशिश करें, तो एक बार हम लोग भारतीय इंडियन मैप की तरफ अगर चलें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। आगे अगर हम लोग बात करें, आगे हम लोग बात करें भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5, ध्यान दीजिएगा, 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है दोस्तों? ये भी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो जो ग्रीनविच मीन टाइम, उससे पूरब की दिशा में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। इस वजह से इसके पूरब के देशांतर GMT से आगे होते हैं और पश्चिम के देशांतर GMT से पीछे होते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, पृथ्वी का 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। इसी चीज़ को अगर हम लोग समझें, पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना कुल देशांतर रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? कुल देशांतर रेखाएं 0 डिग्री GMT 180, पूरब में 180, पश्चिम में टोटल 360। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करें कुल देशांतर रेखाएं 360 हम लोग भी देख चुके हैं। महान व्रत सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। जो भी देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा के बारे में अगर हम लोग देखें, प्रधान यामोत्तर रेखा से पूरब में जाने पर GMT से, अभी हम लोगों ने देखा प्रधान यामोत्तर रेखा GMT, इससे पूरब दिशा में जाने पर जो समय में है GMT से आगे रहता है। जो समय रहेगा GMT से आगे रहेगा, और जो इससे पश्चिम साइड में रहेंगी देशांतर रेखाएं, वो 0 डिग्री देशांतर से समय में पीछे रहेंगी। दोस्तों, आगे हम लोग बात करें 0 से 180 पूरब जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटे आगे होता है। 0 डिग्री से 125 डिग्री पश्चिम, ध्यान दीजिए, पूरब ऊपर है, नीचे पश्चिम समय जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटे पीछे होता है। क्यों होता है हम लोगों ने भी देखा है। आगे हम लोग बात करें 180 पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इन दोनों देशांतरों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? 24 घंटे होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा का संबंध भूपृष्ठ पर 180 पूरब एवं पश्चिम यामोत्तर रेखा के लगभग साथ साथ होता है। स्थलखंडों को छोड़कर निर्धारित की गई रेखाएं हैं।
ये सभी स्थल खंड को छोड़कर निर्धारित की गई रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें भारत के दूरस्थ राज्य और बिंदु। चलिए हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं राज्य। भारत का दूरस्थ राज्य, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हम लोग चारों दिशाओं में देखेंगे कौन कौन से भारत के सुदूर स्थित राज्य हैं। नॉर्थ साइड में, चलिए आप लोग बताइए, नॉर्थ साइड में स्थित भारत का सुदूर राज्य कौन सा है? दोस्तों अगर हम लोग देखें तो भारत के उत्तरी, सुदूर उत्तरी राज्य कौन सा होगा? दोस्तों हम लोग जम्मू कश्मीर बताते थे पहले, लेकिन जब से 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी घोषित किया गया है, तब से हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य हुआ है। यूटी नहीं पूछा गया, राज्य पूछा गया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें सुदूर पूर्वी राज्य, तो इसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश बताएंगे। अगर पश्चिमी राज्य की हम लोग बात करें तो गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें सबसे दक्षिणी राज्य, तो दक्षिणी राज्य तमिलनाडु होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश उत्तरी राज्य है। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम लोग अभी तक जम्मू कश्मीर को ही समझ रहे थे, लेकिन जब से यह यूटी घोषित किया गया है तो यह यूटी हो गया, लेकिन पूछा गया राज्य। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक, क्लियर कर दिया गया, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र। अब राज्यों और यूटी की बात की गई तो यूटी सबसे उत्तरी हो जाएगा। सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बात करें, चलिए देख लेते हैं सबसे उत्तरी। अब यूटी, लद्दाख तो यूटी है, अब जम्मू कश्मीर भी यूटी है। सबसे अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश राज्य में आएगा। सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, गुजरात पश्चिमी राज्य, अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य। चलिए आगे हम लोग बात करें, अब बिंदु की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने राज्य देखा कि कौन उत्तरी राज्य है, कौन दक्षिणी राज्य है। अब अगर बात करें सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, किस राज्य में है? चलिए अगर बात करें सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख यूटी में पड़ता है। इसे हम लोग सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। चलिए आगे अगर बात करें पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबथू, ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत की सीमा का सबसे पूर्वी बिंदु किबथू, पूरब की तरफ। अगर हम लोग बात करें पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु क्लियर कीजिएगा, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट ग्रेट बड़ा निकोबार द्वीप समूह। समग्र रूप से अगर भारत का पूछा जाए समग्र रूप से दक्षिणी बिंदु कौन है, तो हम लोग बताएंगे इंदिरा पॉइंट है। अगर मेंशन कर दिया जाए कि भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना रखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर कीजिएगा। अगर समग्र रूप से पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे इंदिरा पॉइंट। अगर बात करते कि भारत की मुख्य भूमिका या स्थल का, तो हम लोग बात करेंगे कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों अब अगर हम लोग आगे बात करें भारत के सीमावर्ती कौन कौन से देश हैं, तो दोस्तों सीमाएं दो प्रकार से बनाई जाती हैं। एक सीमाएं प्रकृति के द्वारा निर्मित की जाती है, एक सीमाएं मानव निर्मित होती है। सीमाएं दो प्रकार से मेंशन की जाती हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब भारत की सीमाएं। अगर भूभाग की बात करें, भारत की सीमा भूभाग की सीमा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, कहीं कहीं 15,106-7 देखने को मिल सकता है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें
द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा कितनी है भारत में? तो 75 16.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, कहीं कहीं 7517 भी देखने को मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें स्थलीय सीमा, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत की स्थल से सीमा बनाते हैं, और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत की समुद्री तट से सीमा बनाते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों के बारे में। उत्तर की दिशा में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर की दिशा में सीमा बनाने वाले चीन और नेपाल। उत्तर की दिशा में सीमा बनाने वाले दो देश चीन और नेपाल। अगर उत्तर पश्चिम की तरफ, ध्यान दीजिएगा, उत्तर की तरफ बात करें, इस तरफ चाइना और नेपाल। अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो अफ़गानिस्तान, इस तरफ अफ़गानिस्तान देखने को मिल जाएगा। और पश्चिम साइड में अगर हम लोग बात करें तो PAK, तो पाक देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग बात करें पूरब दिशा में बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश, और थोड़ा आगे अगर देखेंगे इस तरफ म्यांमार। उत्तर पूरब, ध्यान दीजिए, उत्तर पूरब की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो एक छोटा सा देश देखने को मिल सकता है, भूटान मिलेगा। ये कुछ देश हैं जो भारत की स्थल से सीमा बनाते हैं। दोस्तों आगे अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की तरफ एक हम लोग नज़र डालते हैं। पाकिस्तान जो है भारत निर्मित, ध्यान दीजिए, पाकिस्तान मानव निर्मित, मानव के द्वारा और प्रकृति दोनों प्रकार से सीमाओं का साझेदार देश है। मानव द्वारा भी निर्मित सीमाएं यहाँ देखने को मिलती हैं और प्रकृति द्वारा निर्मित सीमाएं भी देखने को मिलती हैं। आगे अगर हम लोग बात करें मानव निर्मित देश, साझेदार देश कौन कौन से हैं? मानव निर्मित सीमाएं कहाँ कहाँ बनाई जाती हैं? अभी हम लोगों ने स्थल से देखा, प्रकृति के द्वारा। अब हम लोग बात करें, पाकिस्तान जो है भारत में मानव निर्मित सीमा का साझेदार देश है, और बांग्लादेश पूरब की दिशा में मानव निर्मित सीमा का साझेदार देश है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें भारत के कितने कुल पड़ोसी देश हैं, तो हम लोग देखेंगे कुल पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में कुल 9 देश। अगर पूछ ले कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं तो 9, बाकी कौन कौन से ये ध्यान देना है, इनमें से कोई एक ऐसा दे दिया जाएगा जो भारत का पड़ोसी देश नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर तीनों मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बिंदु जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। अरब सागर इस साइड में, बंगाल की खाड़ी इस साइड में, हिंद महासागर इधर, इन तीनों का जल कहाँ मिलता है? तमिलनाडु, कन्याकुमारी की तरफ मिलता है। आगे अगर हम लोग बात करें, वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से, इम्पोर्टेंट है ये, भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। आगे हम लोग बात करें, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। आगे हम लोग बात करें, अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच अंतराल अभी हम लोगों ने देखा 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है GMT और भारतीय मानक समय रेखा के बीच में। दोस्तों आगे बात करें, भारतवर्ष में गांवों की कुल संख्या अगर पूछ ले, जनगणना 2011 के अनुसार भारतवर्ष में कुल कितने गांव हैं? 6,40,932 गाँव। 6,40,932 गाँव हैं अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल गाँवों की संख्या 6,40,932। दोस्तों आगे बात करें, भारत की सबसे लंबी, ध्यान दीजिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ये भी ध्यान दीजिएगा,
सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ में और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ में भारत की बनती है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ भौतिक विभाजन की तरफ, भारत के भौतिक विभाजन की तरफ हम लोग कुछ बात करते हैं। चलिए देखते हैं, पूरा चुंबकत्व अध्ययन की एक शाखा है जिसके माध्यम से हम लोग देखेंगे प्राचीन भूवैज्ञानिक शाखाओं के अध्ययन में सहायक होती है। यह जो विधि है प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए इसे आधार बनाया गया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन इस विधि के माध्यम से करते हैं। दोस्तों ये सारी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें प्राकृतिक प्रदेश भारत, इसमें हम लोग देखते हैं उत्तर की दिशा में पर्वतीय क्षेत्र, दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं उसके नीचे विशाल मैदान क्षेत्र, तट एवं द्वीप, प्रायद्वीपीय पठार। यह कुछ प्राकृतिक विभाजन है भारत का। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ हम लोग ध्यान दें, कुछ विशिष्ट तथ्य देखते हैं हम लोग। भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय स्थलपिंड जो है गोंडवाना लैंड का एक भाग है। गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप एवं देश आते हैं, चलिए देखते हैं। भारत गोंडवाना का भाग है। ऑस्ट्रेलिया देश और महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया जो है गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। अफ्रीका भी एक गोंडवाना लैंड का ही भाग है। दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सभी गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। आगे हम लोग बात करें मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प का समय कितना, 200 मिलियन वर्ष पूर्व संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। गोंडवाना लैंड जो है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व होता है। भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन, इसका परिणाम भारतीय प्लेट छोटी प्लेट और यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट के बीच का टकराव है। आगे हम लोग बात करें हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टान में बलन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होता है। दोस्तों कुछ इस तरह की आकृति रही होगी। इसमें 2/3 भाग पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 2/3 भाग पर जल, कुछ इस तरीके की आकृति हम लोग ध्यान दीजिएगा। कोई भूमि पैंजिया, शुरुआत में पैंजिया स्थल, ये स्थल के रूप में पैंजिया जो एक महाद्वीप हुआ करता था सबसे पहले एक ही, और पूरे पृथ्वी पर पैंथालसा जो समुद्र के रूप में जाना जा सकता है। पैंथालसा 2/3 भाग पर, या 2/3 भाग या 1/3 भाग, ध्यान दीजिएगा। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य टकराव हुआ तो इन दोनों के बीच में स्थित टेथिस सागर, जब ये प्लेटें टूटी तो आकृति इस हिसाब से कुछ ध्यान दीजिएगा। यह स्थल जो है 2 भागों में टूट गया। यह स्थल 2 भागों में टूट गया, ये जो बीच में टेथिस सागर का निर्माण हुआ। टेथिस सागर का निर्माण हुआ। टेथिस सागर के अवसादी चट्टान के बलन के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वत श्रृंखलाओं का विकास होता है। जब टेथिस सागर के अवसाद का
जब टेथिस सागर के जो अवसाद इकट्ठा होगा, इसे चट्टान में बलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास होता है। दोस्तों, अगर हम लोग अब बात करें, हम लोग देख लेते हैं आगे, हम लोग अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठार, इससे संबंधित कुछ तथ्य। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग भूगर्भीय रूप में है। पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग, पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग भूगर्भीय रूप में, किस रूप में? भूगर्भीय रूप। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग कौन सा प्रायद्वीपीय भाग? प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। आगे हम लोग बात करें, मेघालय का पठार भ्रंशन के कारण का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा पृथक होकर मेघालय पठार का निर्माण होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय एवं, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है? आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। दोस्तों, यह रहे कुछ प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। हिमालय की पूरी श्रृंखला क्या दर्शाती है? युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों तथा तेज बहने वाली नदियों से संबंधित हिमालय पर्वत श्रृंखला वाली। दोस्तों, हिमालयी पर्वत श्रृंखला से जो नदियों का प्रवाह होता है वो ऊंचाइयों से होता है और गहरी घाटियों तथा तेज बहाव वाली नदियाँ प्रवाहित होती हैं। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में। कहाँ? हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार तक हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, यही आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए, धन्यवाद।